हेलो एवरीवन। तो आज से हम वाइब्रेशन एंड वेव स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है? टू एंड फ्रो मोशन को हम क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास अगर हम सिंपल पेंडुलम की बात करें, ठीक है, सिंपल पेंडुलम में ये एक बॉब है, ठीक है, और वो थ्रेड के साथ यहाँ पे हैंग की हुई है। अब ये पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करूँगी और यहाँ से पकड़ के मैं इसको यहाँ पे ले आऊँगी। ठीक है, मैंने इस बॉब को पकड़ के यहाँ से यहाँ पे ले आई और यहाँ पे ले जाके मैं क्या करूँगी, इसको छोड़ दूँगी। ठीक है, इसको मैं छोड़ दूँगी तो ये क्या करेगा, पहले तो इस यहाँ से इस तरफ आएगा, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन को आगे क्रॉस करता हुआ चला जाएगा। ठीक है, वैसे तो उसे अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रुक जाना चाहिए था, बट वो नहीं रुका क्योंकि उसके पास वेलोसिटी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमने छोड़ दिया, अब उस पर कोई और फोर्स तो नहीं लग रही है। अगर कोई फोर्स नहीं लग रही है तो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अगर कोई चीज़ मोशन में है तो वो मोशन पे रहेगी, अनटिल हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर देते। तो जैसे ही मैंने इसको छोड़ दिया, वो इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही है। अब ये क्या करेगा, इस इक्विलिब्रियम को क्रॉस कर देगा क्योंकि ये अपनी वेलोसिटी को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, तो ये ऐसे ही आगे क्रॉस कर जाएगा। अब इसकी क्या होगी, वेलोसिटी कम होती चली जाएगी, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर दोबारा से, तो ये ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करेगा। ठीक है, इस टू एंड फ्रो मोशन को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब अगर आपको पूछा जाए कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये कितनी डिस्प्लेसमेंट करेगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये कितनी डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो वो हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी। ठीक है, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी। अब ये एंगल मान लेते हैं हम थीटा, और थीटा को हम ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, थीटा को हम ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, तो मैं इसको a cos थीटा भी लिख सकती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि ये cos की फॉर्म में हो, ये साइन की फॉर्म में भी हो सकता है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, a sin ओमेगा टी। ठीक है, ये दोनों की फॉर्म में हो सकता है, वो कॉस की फॉर्म में भी हो सकता है, साइन की फॉर्म में भी हो सकता है, और दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन भी प्रेजेंट हो सकता है। और x किसके इक्वल है, a cos ओमेगा टी प्लस b sin ओमेगा टी के भी इक्वल हो सकता है। ठीक है, ये ऐसे भी प्रेजेंट हो सकता है, ऐसे भी प्रेजेंट हो सकता है, और दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में भी प्रेजेंट हो सकता है। अब उसके बाद देखो ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पे a और b क्या है, a और b यहाँ पे मैग्नीट्यूड्स हैं। ठीक है, क्योंकि अगर कॉस वेव बनेगी तो उसका एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा, अगर साइन वेव होगी तो उसका एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा। अब a और b क्या है, मैग्नीट्यूड्स है, और मैग्नीट्यूड या फिर आप इसको एम्पलीट्यूड बोल सकते हो, ये क्या है, तो ये कांस्टेंट ही। अब यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुट कर रही हूँ, जैसे अगर मैंने a को पुट कर दिया जैसे a cos फाई, और b को पुट कर दिया a sin फाई। ठीक है, a को पुट किया है a cos फाई और b को पुट किया है a sin फाई, और यहाँ पे हम माइनस रखते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट की तो ये बन जाएगा a cos फाई cos ओमेगा टी ऑलरेडी है, ठीक है, प्लस यहाँ पे b की वैल्यू माइनस पुट की है, माइनस a sin फाई sin ओमेगा टी। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू a, बाहर निकाल लो, इसको थोड़ा सा इंटरचेंज कर रही हूँ, cos ओमेगा टी cos फाई माइनस sin ओमेगा टी sin फाई। अब यहाँ पे ये क्या है, ठीक है, ये एक फॉर्मूला बन गया है, साइन ए कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी। ठीक है,
कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी को हम लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ से ये बन जाएगा x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। x किसके इक्वल हो जाएगा, a कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। अब ये जो बना है ये सिर्फ किसकी वजह से बना है, ये इन कांस्टेंट की वजह से बना है। अगर मैं यहाँ पे a को ये ना पुट करती, b को ये ना पुट करती तो ये नहीं बनता। अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इंटरचेंज कर दूँ, जैसे मैंने a को पुट किया a साइन फाई और b को पुट कर दिया a कॉस फाई, तो देखो ये क्या बन जाएगा। ठीक है, अब ये देखो x क्या बन गया, a साइन फाई कॉस ओमेगा टी प्लस a कॉस फाई साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब ये वाली टर्म में आगे लिख रही हूँ, a बाहर निकाला साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस ये हो जाएगा साइन फाई कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब इसका भी हमें एक फॉर्मूला पता है। वो फॉर्मूला क्या है, अगर ऐसा हो कुछ साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी। तो ये कुछ 3-4 फॉर्मूलेज हैं, पहले तो आपको ये लर्न होने चाहिए। ठीक है, इसके में भी 4 ही फॉर्मूले हैं, ये आपको लर्न होने चाहिए क्योंकि ये बहुत यूज़ हो जाते हैं डेरिवेशंस में। अब इसको मैं लिख सकती हूँ साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो ये बन गया है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, तो देखो हमारे पास आ गया है x इज़ इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब यहाँ पे देखो ओमेगा टी को हमने लिखा था थीटा। ठीक है, ओमेगा टी को हमने थीटा लिखा था। अब थीटा तो समझ में आता है कि क्या है। ठीक है, यहाँ से इक्विलिब्रियम पोजीशन से यहाँ तक जो ये बॉब, ठीक है, ये पेंडुलम एंगल बना रहा है वो है थीटा। अब यहाँ पे फाई क्या है। ठीक है, अब हमने क्या लिया है, दो वेव्स का कॉम्बिनेशन लिया है। तो ये एक डिफरेंट वेव है, ये एक डिफरेंट वेव है, तो इन दोनों में हमें क्या पता, क्योंकि इन दोनों का जो फेस डिफरेंस है वो सेम होगा कि नहीं होगा, वो हमें कैसे पता। ठीक है, अगर आप देखोगे कॉस वेव कैसे स्टार्ट होती है, कॉस वेव ऐसे स्टार्ट होती है, कॉस वेव यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, और साइन वेव स्टार्ट होती है ओरिजिन से। तो दोनों में देखो फेस डिफरेंस कितना है, π/2। तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों में फेस डिफरेंस हो, फेस डिफरेंस नहीं भी हो सकता है, बट हमें क्या पता, क्योंकि हम तो जनरलाइज केस लेके चल रहे हैं ना, जो सब पे अप्लाई हो। तो फाई क्या है, इन दोनों वेव्स में फेस डिफरेंस है। ठीक है, फाई क्या है, फेस डिफरेंस है। दो वेव्स में फेस डिफरेंस कितना है, वो हो जाएगा फाई। हम फाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कहाँ से निकाल सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन से। दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, अगर हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें तो क्या बनेगा, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा b/a इज इक्वल टू माइनस ए साइन फाई बाय ए कॉस फाई। तो यहाँ से a के साथ a कैंसिल, ये वाला माइनस इस तरफ ले जाओ, तो माइनस b/a इज इक्वल टू साइन फाई बाय कॉस फाई tan फाई होता है। तो यहाँ से फाई की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स b/a और साथ में माइनस साइन है। सिमिलरली आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को अगर आप डिवाइड कर दोगे तो a के साथ a कैंसिल, तो यहाँ से tan फाई किसके इक्वल आ जाएगा, a/b के, तो फाई आ जाएगा tan इनवर्स a/b। ठीक है, तो ऐसे आप किसी से भी क्या निकाल सकते हो, फेस डिफरेंस निकाल सकते हो। फेस डिफरेंस के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, सिर्फ a और b की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। और a और b है क्या, एम्पलीट्यूड्स है। ठीक है, वेव्स के एम्पलीट्यूड्स है। एम्पलीट्यूड मीन्स ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी है,
ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, इसे ही हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अब उसके बाद हमारे पास x आ गई है, ठीक है, x इस फॉर्म की भी हो सकती है, x इस फॉर्म की भी हो सकती है। अब यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी भी वेव की वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगी, ठीक है, सिंपल पेंडुलम मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, वो हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी होती है dx/dt। इसका हमने टाइम के साथ डेरिवेटिव करना है। तो वेलोसिटी होती है dx/dt, तो d/dt अगर हम सिर्फ कॉस वाली टर्म को, ठीक है, लेके चल रहे हैं तो a, चाहे आप साइन वाली भी ले सकते हैं, ठीक है, साइन ही ले लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा a कांस्टेंट है बाहर, इसका डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है, साइन को छोड़ के डेरिवेटिव ओमेगा आ जाएगा, तो वेलोसिटी आ जाएगी a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है, इतनी वैल्यू बन जाएगी। उसके बाद अब हमें अगर एक्सेलरेशन निकालनी है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव dv/dt, तो d/dt a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, तो यहाँ से a ओमेगा बाहर, d/dt कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। अब डेरिवेटिव कर दो, तो डेरिवेटिव करोगे क्या आ जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन, और कॉस को छोड़ के डेरिवेटिव ओमेगा आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन आ गई है माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, हमने डिस्प्लेसमेंट क्या मानी थी, हम डिस्प्लेसमेंट यही लेके चल रहे हैं a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो यहाँ से मैं इतनी टर्म्स को क्या पुट कर सकती हूँ, x पुट कर सकती हूँ, तो ये आ जाएगा x। अब एक्सेलरेशन को अगर हम क्योंकि a होता है dv/dt, ठीक है, v की वैल्यू पुट कर दो, v की वैल्यू क्या है dx/dt, तो ये आ जाएगा डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन को हम डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिख सकते हैं, तो यहाँ से डबल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या आ गई है कि जो एक्सेलरेशन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, कि कभी भी आपको दिख रहा हो, आपने बनाना हो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है, या फिर आपसे कंडीशन पूछ ली जाए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कब होगा, तो उसके लिए एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए एक्स के, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। और अगर हम इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं तो क्या बन जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा। अब x के साथ जो टर्म है उसको हम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जो वेव है वो किस फ्रीक्वेंसी से जा रही है, ठीक है, वो वैल्यू हो जाएगी। तो x के साथ जो वैल्यू होगी उसको हम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो कोई भी टर्म को कोई भी इक्वेशन को आप इसके साथ कंपेयर करके ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आपने इस डेरिवेशन में क्या लर्न करना है, ठीक है, पहले तो आपने लर्न करना है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसकी डिस्प्लेसमेंट इस फॉर्म की होगी, या फिर क्या हो सकती है, और यहाँ पे कॉस की जगह पे क्या हो सकता है, साइन हो सकता है। फिर उसके बाद आपने ये वाला रिज़ल्ट याद करना है, ठीक है, dx/dt स्क्वायर
प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो आपने सिर्फ ये रिजल्ट याद करने हैं। और सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है? टू एंड फ्रो मोशन को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये इतनी टर्म्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज, अब कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन में क्या डिफरेंस है। वाइब्रेशंस एंड ऑसिलेशंस, अब ये आपको ठीक है सेम ही वर्ड लग रहे होंगे, बट हाँ इसमें एक चीज़ सेम है कि ये होता टू एंड फ्रो मोशन भी है। वाइब्रेशन भी टू एंड फ्रो मोशन होता है और ऑसिलेशन भी टू एंड फ्रो मोशन होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर एक पूरी बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, अगर एक पूरी बॉडी मूव कर रही है तो हम उसकी मोशन को क्या बोलेंगे? ऑसिलेशंस, ठीक है। यहाँ पे बॉडी मूव करती है, बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। अगर उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, अगर आप एक पार्टिकल या फिर पार्टिकल्स को देख रहे हो, ठीक है, पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो, तो उसे हम बोलेंगे वाइब्रेशंस, ठीक है। अगर पूरी की पूरी बॉडी मूव कर रही है, जैसे इस मार्कर को मैं हैंग कर दूं, ठीक है, तो ये पूरे का पूरा मार्कर ऐसे ऐसे ऑसिलेट मूव करेगा टू एंड फ्रो, तो इसके मोशन को हम क्या बोलेंगे? ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशंस में पूरी की पूरी बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करेगी और वाइब्रेशन में सिर्फ एक पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करेगा। अब ये तो एक डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस क्या है दोनों में? अगर पूरी बॉडी मूव करेगी, ठीक है, तो जो एम्पलीट्यूड होगा वो भी लार्ज होगा, इसमें जो एम्पलीट्यूड है वो भी लार्ज होगा, जो एम्पलीट्यूड होगा ऑसिलेशंस का वो लार्ज होगा और यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा? स्मॉल होगा। तो ये दो डिफरेंस है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि वाइब्रेशंस क्या है और ऑसिलेशंस क्या है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास, एम्पलीट्यूड क्या होता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन से, जैसे हम सिंपल पेंडुलम की ही बात करते हैं, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये क्या है? कोई एक्सट्रीम एंड है, ठीक है। यहाँ से यहाँ ये इतना डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड, ठीक है। अगर ये इस तरफ आएगा तो इतने डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। तो इक्विलिब्रियम से किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो इसको हम लिख सकते हैं, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड एक्सट्रीम एंड, ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशन और किसी भी एक्सट्रीम एंड तक कितना डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। उसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्म कौन सी आती है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अब फ्रीक्वेंसी होती है कि एक सेकंड में, ठीक है, एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस या फिर ऑसिलेशंस हो रही हैं उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस in 1 second, the number of oscillations in 1 second, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, और इसको हम F से डिनोट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मीन्स
एक ऑसिलेशन या फिर एक वाइब्रेशन करने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, एक वाइब्रेशन या फिर एक ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लग रहा है, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और oscillation is called time period, और इसको हम T से डिनोट करते हैं, ठीक है। और अगर हम T और F में रिलेशन देखें तो T को हम लिख सकते हैं 1/f, ठीक है, T को हम लिख सकते हैं 1/f। और एक हमारे पास ये तो फ्रीक्वेंसी है, एक होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, ठीक है। ये क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है, तो ये भी रिलेशन बहुत यूज़ होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। और f देखो यहाँ से f क्या निकल जाएगी, 1/t, तो f की वैल्यू पुट कर दो 2π/t, ठीक है। तो और यहाँ से t की वैल्यू निकाल सकते हैं 2π/ω। तो ये कुछ टर्म्स हैं कि t को हम 1/f लिख सकते हैं या फिर ओमेगा को 2πf लिख सकते हैं, f की वैल्यू 1/t रख दी तो t को हम 2π/ω लिख सकते हैं। ये तो टर्म ऐसी हैं जो कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में यूज़ होंगी ही होंगी, तो ये टर्म्स आपके लर्न होनी चाहिए। और इसकी डेफिनेशन मत भूलना कि वाइब्रेशन क्या होती है और ऑसिलेशंस क्या होती हैं, ठीक है। ऑसिलेशन में पूरी बॉडी मूव करती है और वाइब्रेशंस में सिर्फ क्या होते हैं, पार्टिकल्स मूव करते हैं, ठीक है।